हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में, जिसको विद्युत बल रेखा के नाम से भी जानते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से जानें। जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है, किसी भी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन वो विद्युत क्षेत्र हम लोग को दिखाई नहीं देता है। फिर भी उस विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। तो जो विद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं देता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है और उसको समझना भी है और समझाना भी है। तो उस विद्युत क्षेत्र को समझने या समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आवेश के सतह पर इस प्रकार से काल्पनिक रेखाएं खींच देते हैं, जिन रेखाओं को हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। क्योंकि ये रेखाएं जो हम खींच रहे हैं ये विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए खींच रहे हैं। तो जो हम रेखा खींच रहे हैं किसको दर्शाने के लिए खींच रहे हैं? आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शाने के लिए खींच रहे हैं। तो चूंकि विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम लोग जो रेखा खींच रहे हैं उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा का बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि किसी आवेश के चारों ओर या किसी आवेशित वस्तु या आवेशित चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है, तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, जिन काल्पनिक रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। या आप सिंपल भी बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए आवेश के सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। आखिर ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो सीधे ही होती है या टेढ़ा होती है? ये बात वैज्ञानिक लोग को कैसे पता चल गया भाई कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो खींचना है वो आवेश के सतह पर सीधे ही खींचना है? ऐसे काहे नहीं खींच सकते हैं भाई विद्युत क्षेत्र? आखिर वैज्ञानिक लोग को ये बात कैसे पता चला कि आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र एकदम सीधे ही होता है, टेढ़ा काहे नहीं हो सकता है? तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र रेखा का एक दूसरा परिभाषा है। एक दूसरा परिभाषा जो है उसको समझिए। जैसे वैज्ञानिक लोग को कैसे पता चला होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा सीधे ही होता है? इसके लिए क्या किए कि जैसे ये आवेश है जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, इसके नजदीक में किसी सूक्ष्म धनावेश को ला करके छोड़ दिया गया। इसके नजदीक में किसी सूक्ष्म धनावेश को ला करके छोड़ दिया गया, तो देखा गया कि जो आवेश जो है सीधे प्रतिकर्षित हो रहा है। इसके पास जब किसी ऋण आवेश को लाया गया तो देखा गया कि सीधे आकर्षित हो रहा है। तो इससे वैज्ञानिक लोग अनुमान लगाए कि विद्युत क्षेत्र आवेश के चारों ओर जो है वो सीधे निकल रहा है, या तो सीधे बाहर की ओर जा रहा है या सीधे अंदर की ओर आ रहा है। तो इस पर वैज्ञानिक लोग का अनुमान जो है बिल्कुल सटीक रहा। वैज्ञानिक लोग अनुमान लगाए क्योंकि किसी सूक्ष्म धनावेश को विद्युत क्षेत्र में ला करके चलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दे रहे हैं, तो देख रहे हैं कि आवेश सीधी रेखा में चल रहा है, या तो सीधे प्रतिकर्षित हो जा रहा है तो सीधे आकर्षित हो जा रहा है। तो इससे वैज्ञानिक लोग अनुमान लगाए कि अच्छा, यहाँ से जो भी निकल रहा है वो एकदम सीधे है, तो वही से विद्युत क्षेत्र रेखा को सीधी दर्शा देंगे। तो दूसरा परिभाषा ध्यान सुन लीजिए। यदि किसी सूक्ष्म धनावेश को, सूक्ष्म धनावेश मतलब छोटा सा धनावेश को, यदि किसी सूक्ष्म धनावेश को विद्युत क्षेत्र में चलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो वो जिस पथ से होकर गमन करता है उसी पथ को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। जैसे सूक्ष्म धनावेश को यहाँ पर ला के छोड़ दिया ना, तो इस रास्ते से होकर के गया, इसका मतलब कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है, विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ पर ला के छोड़ दिए तो यहाँ से पता चला कि ऐसे चल गया, तो यहाँ से ऐसे है विद्युत क्षेत्र रेखा। तो सिंपल सा परिभाषा दूसरा भी है, याद हो गया होगा आपको कि यदि किसी सूक्ष्म धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाकर चलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो वह जिस पथ से होकर गमन करता है उसी पथ को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। दूसरा परिभाषा है जो कि ये भी बहुत आसान है। अब देखिए, कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है, जैसे कुछ आवेशों के कारण हमको विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाना है। जैसे अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अलग अलग प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हमको एकल धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाना है। इसके लिए एग्जाम में 2 नंबर में आता है आपका। तो यहाँ पर क्या कीजिए कि एक प्लस क्यू आवेश ले लीजिए और इसके सतह पर इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच दीजिए। क्योंकि जो धन आवेश होता है, धन आवेश से विद्युत क्षेत्र निकलता है और बाहर के दिशा में गमन करता है। धन आवेश से विद्युत क्षेत्र निकल करके बाहर के दिशा में क्या करता है? गमन करता है, ठीक ना। तो ये आपका पहला डायग्राम हुआ।
हालांकि एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है, एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है कि किसी एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे। तो इस प्रकार से डायग्राम बना दीजिएगा, आपको 2 नंबर में मिल जाएगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से पूछता है, कहता है कि Q ग्रेटर देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे। तो Q ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब कि Q जो है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है मतलब प्लस में ही होगा। तो उसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट रूप में इस प्रकार से पूछता है कि Q ग्रेटर देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा को दर्शाएं। तो आपको वही डायग्राम बनाना है जो अभी हम बना करके आपको दिखाए हैं, क्योंकि Q ग्रेटर देन 0 का मतलब कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब कोई ना कोई धनात्मक संख्या, तो धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से होती है। हो गया। चलिए दूसरा पाते हैं। दूसरा हमारा है एकल ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो एकल ऋण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश के सतह के लंबवत अंदर की दिशा में होती है। जैसे इसके पहले हम विद्युत क्षेत्र को बाहर की दिशा में जाते हुए दर्शाए थे, लेकिन ऋण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सतह के लंबवत अंदर की दिशा में होती है। तो इसका डायग्राम आप लोग को इस प्रकार से बना देना है और डायरेक्शन किधर की ओर दे देना है, डायरेक्शन अंदर की ओर इस प्रकार से देना है, क्योंकि ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र जो है कहीं से आकर के समाप्त होता है। ऋण आवेश से कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न नहीं होती है। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है आवेश या आवेशित चालक की सतह पर लंबवत होती है। और यह क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश या आवेशित चालक के सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो याद रखिएगा कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, याद रहना चाहिए। तो दूसरा आपका पॉइंट यही है कि ऋण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है सतह के लंबवत अंदर की दिशा में होता है, लेकिन सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब जो ऋण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं धन आवेश से ही उत्पन्न होकर के इस पर आकर समाप्त हो रहा है। आसपास में कोई धन आवेश नहीं है, इसलिए मान सकते हैं कि अनंत से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है और ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है। तो 2 पॉइंट आपकी भी हुआ। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम में कि Q लेस देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा खींचे। Q लेस देन 0 का मतलब कि Q जो है 0 से छोटा है। 0 से छोटा कहने का मतलब कि नेगेटिव है। तो अभी हम आपको नेगेटिव आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा खींच के दिखाए ना, बस उसी बात को पूछ रहा है आपसे दूसरे तरीका से कि Q लेस देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा को खींचे या दर्शाए। तो वही डायग्राम आपको सेम टू सेम बना देना है। एग्जाम में अलग अलग टाइप से पूछता है, लेकिन आपको हर बार बन जाएगा क्योंकि हम हर तरीका से आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र को हमको बनाना है। तो विद्युत द्विध्रुव कारण, तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो एक बराबर परिमाण के धन आवेश और एक बराबर परिमाण के ऋण आवेश के कारण जो एक निकाय बनता है, इसी निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश उत्पन्न होकर के ऋण आवेश पर समाप्त होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश उत्पन्न होकर के ऋण आवेश पर समाप्त होती है। लेकिन ये कब होता है, जब नजदीक में कोई विद्युत क्षेत्र रेखा होता है, नजदीक में कोई ऋण आवेश होता है तब। जैसे इसके पीछे हम एकल धन आवेश के कारण बनाए थे, तो उसे निकल करके अनंत की ओर जाते हुए दर्शाए थे, ऋण आवेश के कारण आ रहा था। तो वो सब कब होता है, जब आसपास में कोई धन आवेश ऋण आवेश नहीं रहता है तब। विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है उसमें बराबर परिमाण के 2 विपरीत आवेश होता है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश उत्पन्न होकर ऋण आवेश में समाप्त होती है। डायरेक्शन देना मत भूलिएगा, डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा कि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की दिशा में जाता है और ऋण आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र होता है ना वो अंदर की दिशा में इस प्रकार से आती है। तो डायरेक्शन देना आप कभी भी नहीं भूलेंगे। डायरेक्शन यदि गलती से भी गलत दे दीजिएगा तो आपका एग्जाम में नंबर कट जाएगा। तो ये विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र है, एग्जाम में आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा, ढाई से घिस दीजिएगा, आपका 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला है कि बराबर परिमाण के 2 धनावेशों के कारण विद्युत क्षेत्र को दर्शाना है। तो बराबर परिमाण के 2 धनावेश के कारण, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एगो प्लस Q और यहाँ पर भी आप एक प्लस Q आवेश ले लीजिए और दोनों के कारण क्या कीजिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इस प्रकार से आप खींच दीजिए। चूंकि दोनों के दोनों धन आवेश है तो इससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। इस प्रकार से आप डायग्राम बना देंगे, ठीक ना। चलिए डायग्राम बना दीजिए।
और जैसे डायग्राम बना दिया आप तो 2 नंबर आपका मिल गया। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है एग्जाम में डायग्राम कभी भी बनाए तो एग्जाम पेंसिल से बनाए। एग्जाम हमेशा पेंसिल से बनाए और जो क्वेश्चन में कहे उसी के अनुसार बनाए। तो पहले तो दोनों धनावेश कहा था तो दोनों धनावेश हम बना दिए। इस प्रकार से डायरेक्शन जरूर दीजिएगा, बिना डायरेक्शन के बना दिए तो बड़ा गलती हो जाएगा भाई, ठीक ना, फिर नंबर नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से डायग्राम आपको बना देने हैं और वही पेंसिल से, और आपको 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये हो गए आपके बराबर परिमाण के 2 धनावेशों का विद्युत क्षेत्र रेखा। अब देखिए एक बात आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि जब बराबर परिमाण के 2 धनावेश एक दूसरे से कोई दूरी पर हैं तो दोनों के बीच में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, दोनों के बीच में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो एक हम पीछे पॉइंट पढ़ाए थे कि जब बराबर परिमाण के 2 धनावेश एक दूसरे से कोई दूरी पर स्थित होते हैं तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मिड पॉइंट पर यानी कि मध्य बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश को रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल का मान हमेशा शून्य होता है। तो उसका कारण क्या है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि देखिए जब 2 धनावेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं तो दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है इसके देखिए मध्य बिंदु पर यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं का काम ही है किसी आवेश या आवेशित वस्तु पर बल लगाना। तो यहाँ पर आप किसी परीक्षण आवेश को रखिएगा ना तो इस पर लगने वाला बल का मान शून्य होगा। रीजन क्या है कि जब बराबर परिमाण के 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो दोनों से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। इसलिए दोनों के ठीक मिड पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट उत्पन्न होता है जहां पर दोनों में से किसी का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो वहां पर आप किसी परीक्षण आवेश को ले जाकर के रखिएगा तो उस पर लगने वाला बल का मान शून्य होता है, ठीक ना, यही इसका रीजन है। हम आपको लेसन 1 में पढ़ाए थे पीछे, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बराबर परिमाण के 2 ऋण आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, तो बराबर परिमाण के 2 ऋण आवेश तो क्या करना है कि 2 ऋण आवेश बना लेना है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा ऋण आवेश पर आती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है ऋण आवेश उत्पन्न नहीं होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश पर आती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि आती हुई दर्शाना है, जाते हुए नहीं, ठीक ना, जाते हुए दर्शा दी तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो हमको क्या दर्शाना है दोस्त, आती हुई दर्शाना है। इसके लिए डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन आप सही देंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई। ऐसा लग रहा है कि 2 आदमी जो है आपस में झगड़ा करके दम झखुरा जो है दम खड़ा खड़ा कर लिया है, ठीक ना, वैसा ही कुछ माहौल लग रहा है। तो डायरेक्शन जरूरी है, विद्युत क्षेत्र रेखा जो है ऋण आवेश पर आती है इसलिए आते हुए डायरेक्शन सब में दे दीजिएगा। गलती से भी जाते हुए डायरेक्शन दे दिए तो मामला पूरा के पूरा गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना लें। ये आपका हो गया बराबर परिमाण के 2 ऋण आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसमें भी देखिए वैसा ही कंडीशन है कि दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के मिड पॉइंट पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है। तो यहाँ भी आप किसी परीक्षण आवेश को रखिएगा तो इस पर भी लगने वाला बल का मान शून्य होगा, है कि नहीं। बड़ा आसान सा बात है कि जब बराबर परिमाण के 2 ऋण आवेश भी एक दूसरे से कोई दूरी पर स्थित होते हैं तो उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होता है। तो वहां पर आप किसी परीक्षण आवेश को रखिएगा तो उस पर लगने वाला बल का मान शून्य होगा। लेकिन एग्जाम में ये सब एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कहता है, एग्जाम में कहता है केवल कि बराबर परिमाण के 2 ऋण आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा को दर्शाएं। तो आपको क्या करना है कि आपको सीधे सीधे इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र के लिए डायग्राम बना देना है और आपका 2 में 2 नंबर मिल जाएगा बिना कोई डाउट के, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाना है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाना है तो दर्शाने के लिए क्या करते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र को हम लोग समानांतर रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। इस प्रकार से खींच दीजिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं दोस्त, हम लोग समांतर रेखाओं द्वारा इस प्रकार से दर्शा देते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख दीजिए आप वेक्टर ई लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र। कुछ विद्यार्थियों के मन में डाउट होगा कि सर एक समान विद्युत क्षेत्र जो है आखिर समानांतर होता है तो कोई तो ऐसा जगह होगा जहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र मौजूद होना चाहिए। तो वो जगह जो है संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। संधारित्र में धातु की 2 प्लेटें होती है जिसमें से एक धनावेशित होती है और एक ऋणावेशित होती है। तो जैसा कि हम लोग अभी पढ़े
कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है धन आवेश उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो यहाँ से देखिए विद्युत क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होगी, इस पर समाप्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ सब एक दूसरे के समानांतर है कि नहीं, सब एक दूसरे के समानांतर है। तो आपसे यदि वह स्थान पूछा जाए जहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र मौजूद होता है तो उस स्थान का नाम बता दीजिएगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है। ठीक है, क्योंकि वहीं पर एक समान विद्युत क्षेत्र होता है जो एक दूसरे के समांतर होता है। अब हमको तीन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र दर्शाना है। तो तीन आवेशों में वैसे कैसे आवेश, तब बराबर परिमाण के तीन आवेशों कारण दर्शाना है। तो बराबर परिमाण के तीन आवेश पहले ले लेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं और उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर हम क्या करेंगे कि आवेश रख देंगे Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q और यहाँ भी Q रख देंगे। ठीक है, तो तीनों जगह आप Q रख दीजिए और यहाँ पर इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र को आप दर्शा दीजिए खींच के। ठीक है, और खूब अच्छा से, जैसे ये बात का ध्यान रखिएगा कि धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र से जाएगा ही जाएगा। धन आवेश से विद्युत क्षेत्र हमेशा निकलता है और ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र हमेशा आता है। ठीक ना, यहाँ से जाते हुए दर्शा दीजिएगा इस प्रकार से। ये रहा आपका विद्युत क्षेत्र का, हाँ, जाते हुए विद्युत क्षेत्र आप इसे दर्शा दीजिए। ये रहा आपका विद्युत क्षेत्र जाते हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आपको केवल क्या करना है कि डायरेक्शन दे देना है विद्युत क्षेत्र को, क्योंकि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है। तो बना दीजिए इस प्रकार से। अब ध्यान रखिएगा कोई दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए, ना तो काटना चाहिए ना ही एक दूसरे को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण, तो वहां पर हम लोग पढ़ना होता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ना तो एक दूसरे को काटती है और ना ही एक दूसरे को टच करती है। अब देखिए, चूंकि यदि हम लोग यह मान लें कि यह एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर बराबर परिमाण के तीन आवेश स्थित है, तो इसके हम लोग क्या करते हैं, इसके केंद्रक पर किसी परीक्षण आवेश को रखते हैं। केंद्रक इसका यहाँ पर किसी परीक्षण आवेश को रखिएगा तो इस पर लगने वाला बल का मान शून्य होता है। कारण क्या है कि देखिए यहाँ पर तीनों आवेशों के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, तो त्रिभुज के केंद्रक पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है यह नहीं, और दूसरे आवेशों पर बल लगाने का काम जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिभुज के केंद्रक पर नहीं है, तो यहाँ पर जब आप किसी परीक्षण आवेश को ले जाकर के रखिएगा तो उस पर लगने वाला बल का मान शून्य हो जाएगा। तो ये बात हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं कि जब बराबर परिमाण के तीन समान आवेश किसी त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित होते हैं, तो त्रिभुज के केंद्रक पर किसी परीक्षण आवेश को रखने पर उस पर लगने वाला बल का मान शून्य होता है। लेकिन उस पर बल शून्य क्यों होता है, क्योंकि जब बराबर परिमाण के तीन आवेशों को समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर रखा जाता है, तो इसके केंद्रक पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होने के कारण यहाँ किसी परीक्षण आवेश को रखते हैं तो इस पर लगने वाला बल का मान शून्य होता है। लेकिन आपको डायग्राम में ये वाला पोर्शन नहीं बनाना है, जो हम इस लाइन खींचे ना तीन गुने से, और ये वाला पोर्शन आपको इला नहीं दर्शाना है। आपका एग्जाम में जो आता है कि तीन आवेशों कारण विद्युत क्षेत्र को दर्शाएं, तो आप केवल त्रिभुज बना करके तीनों शीर्ष पर आवेश दे करके डायग्राम बना दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये जो पीछे वाला पॉइंट जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, पीछे पढ़ा चुके हैं, तो उसी को हम याद दिला रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, उस पर क्यों बल का मान शून्य होता है, क्योंकि यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र मौजूद नहीं है। अब देखिए हम लोग पढ़ना है चार आवेशों कारण विद्युत क्षेत्र। तो चार आवेशों कारण विद्युत क्षेत्र दर्शाने के लिए हम एक वर्ग खींचते हैं और उस वर्ग के चारों कोनों पर क्या करेंगे, समान परिमाण के आवेश रख देंगे। ठीक ना, समान परिमाण के यहाँ पर आवेश रख देंगे, यहाँ पर सब जगह Q और यहाँ भी Q और एक और जगह है भी, यहाँ भी आपका हो गया कुछ Q। ठीक है, तो इसके विद्युत क्षेत्र को हम दर्शाते हैं। इसके विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार से आप दर्शा दीजिए, चूंकि चारों के चारों समान आवेश है तो विद्युत क्षेत्र इसका क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक ना, तो इसका डायरेक्शन जरूर दे दीजिएगा जाते हुए, क्योंकि धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाती है और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है। तो चूंकि हम धन आवेश कारण खींच रहे हैं, इसलिए इसे जाते हुए दर्शाना बहुत ही जरूरी है। ठीक ना, चलिए इसे जाते हुए क्या कर दीजिए, आप दर्शा दीजिए इस प्रकार से।
ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र, ये भी हो गया विद्युत क्षेत्र। यहाँ से भी दर्शा दीजिए जाते हुए विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार से, ठीक है। बहुत आसान डायग्राम है, एग्जाम में ये सब आपका कभी भी आएगा ना, ये सब नंबर दिलाने वाला थी टॉपिक है। और कभी भी आता है तो इसी प्रकार से आता है कि चार आवेशों का विद्युत क्षेत्र को दर्शाएं। तो क्या कीजिएगा, एक वर्ग खींच दीजिएगा, वर्ग के चारों कोना पर आवेश रख दीजिएगा और विद्युत क्षेत्र दर्शा दीजिएगा इसे खींच के। बहुत इजी पड़ता है, क्या समझे, है ना, आसान, बहुत आसान है, मजेदार भी है। केवल आपको लाइन तो खींचने हैं, ठीक है, और इसे दर्शा के आपको 2 नंबर ले लेना है। लेकिन हाँ, हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे डायग्राम बनाया जाए, पेंसिल से बनाया जाए। इतना डायग्राम आप बना दिया, आपका 2 नंबर हो गया। चलिए, तो ये चार आवेशों का विद्युत क्षेत्र हो गया। अब देखिए, हम आपको पीछे वो पॉइंट पढ़ाए थे, वो याद दिलाते हैं। पीछे एक पॉइंट पढ़ाए थे कि जब बराबर परिमाण के चार आवेश किसी वर्ग के चारों शीर्षों पर स्थित होता है तो विकर्णों की कटान बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश को रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल का मान शून्य होता है। कारण क्या है कि वहां पर कोई विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है, इसीलिए वहां पर किसी परीक्षण आवेश को रखिएगा तो उस पर लगने वाला बल का मान शून्य होता है। देखिए, विकर्णों का आपका कटान बिंदु ये वाला है, ये वाला है। यहाँ पर आप किसी परीक्षण आवेश को रख दीजिए, तो किसी भी परीक्षण आवेश को रखिएगा तो इस पर लगने वाला बल का मान शून्य होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि देखिए, ना तो इस आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र है, ना इस आवेश के कारण है, ना इसके कारण है, ना इसके कारण है। तो जब किसी वर्ग के चारों शीर्षों पर बराबर परिमाण के चार आवेश स्थित होता है तो वर्ग के विकर्णों के कटान बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश को रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल का मान शून्य होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि विकर्ण के कटान के मध्य बिंदु पर किसी भी आवेश के कारण कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अब विद्युत क्षेत्र रेखा का ही काम है दूसरे आवेशों को आकर्षित करना या प्रतिकर्षित करना, जो कि यहाँ पर कोई है नहीं, इसलिए यहाँ इसको परीक्षण आवेश को रखिएगा तो इस पर लगने वाला बल का मान शून्य होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम आपसे अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे बाल को।